आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का। ये पेपर 3 है और पेपर 3 का ये चैप्टर 8 है और इससे पहले और चैप्टर 8 का ये भाग 7 है। इससे पहले भाग 6 तक बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ देख सकते हैं, या इसी चैनल पर प्लेलिस्ट भी बना हुआ होगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। हम लोग मुगल काल के बारे में पढ़ रहे थे और मुगल काल में क्या पढ़ रहे थे, मुगल काल में हम लोग पढ़ रहे थे हुमायूं के बारे में। हुमायूं जो अपने राज्य छोड़कर बाहर घूम रहा है, कहाँ पर, काबुल और अफगानिस्तान में घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? टहलने के लिए गया है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री या अलग अलग अमेरिका के प्रधानमंत्री दूसरे दूसरे देश में टहलने के लिए जाते हैं, मतलब घूमने के लिए जाते हैं ना, और अपना बिजनेस व्यापार बढ़ाने के लिए जाते हैं कि हमारे देश में बिजनेस वाले आए, तभी तो उस दोनों देशों का थोड़ा रिश्ता मजबूत हो और बिजनेस व्यापार वाले हमारे देश में भी आए। लेकिन ये क्यों घूम रहा था हुमायूं? क्यों घूम रहा था? क्योंकि इसको पीट कर भगा दिया गया था। किसको द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा। और सूर्यवंश की स्थापना हो गई थी, लेकिन शेरशाह सूरी की भी मृत्यु हो गई थी, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। और इस्लाम शाह सुर जो था उसने भी अपना राजगद्दी छोड़ दिया था। शेरशाह सूरी का जो बेटा था इस्लाम शाह सुर, उसके बाद और मतलब छोटे छोटे कई राजा हुए, मतलब 2-3 हुए कुछ कुछ दिन के लिए, 1 साल 1.5 साल के लिए कई राजा हुए। लेकिन इसमें सबसे जो प्रमुख नाम आता है 1555 में, सबसे प्रमुख नाम आता है 1555 में सिकंदर शाह सूर का नाम आता है। ध्यान रखिएगा, सिकंदर शाह सूर, सिकंदर शाह सूर। अब देखिए, सिकंदर शाह सूर जो कि अफगानों का सेना का नेतृत्व कर रहा था और इनका ठीक ठाक जो शासन था वो दिल्ली पर स्थापित था। जब ये बात पता चला हुमायूं, क्योंकि हुमायूं जो था, इस क्षेत्र पर ध्यान रखिएगा, इधर हुमायूं जो अफगानिस्तान और ये घूम रहा था ईरान के क्षेत्र में, ये क्यों घूम रहा था? वहाँ के बहुत अच्छा अच्छा अफगानिस्तान की पहाड़ियाँ देख रहा था और नदियों पर घूम रहा था। अरे नहीं, नदियों पहाड़ियों पर क्यों घूमेगा? इधर सेना इकट्ठा करके कई क्षेत्रों पर इसने अधिकार कर लिया था, इधर कई क्षेत्रों पर इसने अधिकार कर लिया था। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। और एक बात आपको पता है कि हुमायूं का जो पुत्र था अकबर, उसका जन्म कब हुआ था? 1542 में। 1542 में जब जन्म हुआ था अकबर का, तो जन्म के कुछ समय बाद ही ये देखिए, अब जन्म कहाँ हुआ था? जो अमरकोट के राजा थे बीरसाल, उन्हीं के यहाँ हमीदा बानो और उसका हमीदा बानो और हुमायूं दोनों कहाँ पर थे? अमरकोट के राजा बीरसाल के यहाँ। और दोनों का जो पुत्र का जन्म हुआ 1542 में, वहीं पर हुआ। अमरकोट के राजा के राजा जो थे बीरसाल, उन्हीं के महल में ये दोनों रहते थे, तो वहीं पर अकबर का जन्म होता है। और अकबर के जन्म के कुछ समय बाद ही ये निकल जाता है, कहाँ पर? हुमायूं निकल जाता है इधर सेना संगठित करने के लिए। सेना संगठित कर और जब दोबारा आता है तो इस सारे क्षेत्रों को जीतते हुए आता है। और बस इंतजार में ये रहता है ना कि यहाँ पर दिल्ली के गद्दी पर, दिल्ली और आगरा वाले क्षेत्रों में बस एक कमजोर राजा आ जाए, उसके बाद हम एंट्री मारेंगे। तब तक कमजोर राजा आ ही गया और ये लोग एंट्री मारने के लिए इधर से तैयार, क्योंकि सारा क्षेत्र ये लोग इधर जीत चुके थे। एंट्री मारने के लिए तैयार। अब यहीं पर, अब एंट्री मारने के लिए तैयार थे यहीं पर 1555 में जो हुमायूं की सेना का नेतृत्व कर रहा था बैरम खां। ध्यान रखिएगा, बैरम खां का नाम बहुत ज्यादा आएगा क्योंकि एक खतरनाक सेनापति था, ये बहुत बढ़िया से युद्ध लड़ता था। बैरम खां हुमायूं की तरफ से कौन था? हुमायूं की तरफ से बैरम खां था, बैरम खां। अब बैरम खां था हुमायूं का जो सेना का नेतृत्व तो कौन कर रहा था? बैरम खां। हुमायूं ने इसको ऑर्डर दिया कि देखो अब सही समय आ गया अब आक्रमण करने का। इधर से ये सेना लेकर निकला, तब तक सिकंदर शाह सूर पता चल गया इसको कि इधर से सेना ये सब लेकर निकला है, ये भी आगे बढ़ा। सरहिंद में दोनों का मुलाकात हो गया। सरहिंद, सरहिंद पंजाब, ध्यान रखिएगा, पंजाब वाले क्षेत्र में ही पड़ता था ये। सरहिंद में दोनों का मुलाकात हो गया और सरहिंद में दोनों लड़ाई हो गया, दोनों के बीच लड़ाई हो गया 1555 में सिकंदर शाह सूर और बैरम खां के बीच में। और जब युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा बताइए? इधर से इतना खतरनाक खतरनाक इधर से युद्ध लड़कर आ रहे हैं और ये ज्यादा युद्ध नहीं लड़ रहा था क्योंकि ये तो यहीं पर था। और ये लोग युद्ध लड़ते लड़ते इनको अभ्यास हो गया था युद्ध लड़ने का। अब बताइए, कोई खिलाड़ी है जो एगो क्रिकेट मैच खेला है, कोई खिलाड़ी है लगातार पिछले 2 महीने से क्रिकेट खेलते ही आ रहा है, जीतते ही आ रहा है, तो कौन जीतेगा? किसके पास ज्यादा अनुभव होगा? उसके पास जो लगातार 2 महीना से खेलते हुए आ रहा है। ठीक वैसे ही 2 महीना से सिक्सर मारते हुए इधर से आ रहे थे, समझिएगा, सिक्सर मारते हुए, सिक्सर और 4 मारते हुए इधर से आ रहे हैं 2 महीना से। 2 ही महीना नहीं, बहुत सारा साल था, 2 ही महीना। अरे हम क्रिकेट वाला उदाहरण इसमें आ गया, नहीं
बहुत सारे सालों से इधर से जीतते हुए आ रहे थे, बहुत सारे मतलब कई साल हो गए थे जीतते जीतते ये इधर आगे बढ़ रहे थे। और तब तक ये तो कोनो युद्ध ज़्यादा कुछ लड़ा नहीं था, और इनके बीच युद्ध हुआ और जीत कौन गया? बैरम का। और 1555 में ही दिल्ली की राजगद्दी पर हुमायूं की एंट्री हुई। दिल्ली की राजगद्दी पर किसकी एंट्री हुई? हुमायूं की। और हुमायूं पुनः शासक बनता है 1555 में। हुमायूं जब पुनः शासक बना 1555 में, तो शासक बनने के बाद सभी लोग बैरम खां, हुमायूं का जो पुत्र था अकबर, और इसकी पत्नी थी हमीदा बानो, सभी लोग कहाँ पर आए? दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली तो जीत चुके हैं, क्योंकि इनको तो काम खत्म कर दिए हैं। दिल्ली और आगरा वाला क्षेत्र पर इन लोगों का कब्जा हो गया, और पहले से इधर भी कब्जा था, इस सारे क्षेत्र पर पहले से इधर इस क्षेत्र पर कब्जा था ही, ये पूरा कब्जा हो गया इन लोगों का। अब देखिए एक बात पता था हुमायूं को पता था कि अब इसका भी समय ज़्यादा दिन अब रहा नहीं है, ये भी ज़्यादा दिन युद्ध नहीं लड़ सकता। तब तैयार एगो करना पड़ेगा ना आपको सेना, मतलब ताकतवर एगो अपने वंशज तो तैयार करना पड़ेगा। तो अपना वंशज तैयार करने के लिए इसने जो अकबर था, अकबर को जो पंजाब का सूबेदार बनाया। कहाँ का सूबेदार बनाया अकबर को? अकबर को पंजाब का सूबेदार बनाया, ध्यान रखिएगा, पंजाब। इससे पहले भी अकबर को सूबेदार बना चुका था। कहाँ का सूबेदार? ये देखिए, ये 13 साल की उम्र में सूबेदार यहाँ पर बनाया, ध्यान रखिएगा। ये 13 साल की उम्र में लगभग 12.5 के करीब में इसका उम्र था, 12.5-13 के करीब में उम्र था। तो 12.5 और 13 के करीब में। इससे पहले भी 8-9 साल की उम्र में भी एक बार अकबर सूबेदार बन चुका है। सूबेदार, ध्यान रखिएगा, सूबेदार। आप कहेंगे कि सूबेदार ये कैसे बन जाते थे? इतने छोटे छोटे उम्र में इतना छोटा 8-9 साल का लड़का क्या कर लेगा? कितना ताकतवर होगा? क्या है ये तो नॉर्मल इंसान था ना, कैसे इतना? देखिए इसके बैकग्राउंड में लोग महत्वपूर्ण होते थे ना। आगे कमजोर देखकर ये मत समझ लीजिए कि वो कैसे टिका हुआ, पीछे बैकग्राउंड बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए क्या था, अकबर जब 8-9 साल की उम्र में, अब कहाँ का? गजनी का सबसे पहले इसको बनाया गया। इधर गजनी वाला क्षेत्र ये तो जीता था ना, ये गजनी वाला क्षेत्र जीता था। तो गजनी वाला जब क्षेत्र यहाँ पर, ये वाला क्षेत्र, गजनी वाला जब क्षेत्र ये हुमायूं पहले जीत चुका था, तो यहीं पर अकबर को 8-9 साल की उम्र में ही पहली बार सूबेदार बना दिया गया। और सूबेदार बनाते ही हुमायूं ने, ये जब जीते नहीं थे तब, ये 1555 की पहले की बात कर रहे हैं कि कब पहली बार अकबर को सूबेदार बनाया गया था। 8-9 साल की उम्र में कहाँ की सूबेदार सबसे पहले बनाया गया? गजनी का सूबेदार सबसे पहले बनाया गया। और गजनी का सूबेदार 8-9 साल की उम्र में बनाया गया। तो आप कहेंगे कैसे इतना छोटा बच्चा को? देखिए इसके पीछे इसका संरक्षक बैरम खां को बनाया गया। गजनी का जब सूबेदार हुमायूं ने बनाया इसको, अकबर को, तो हुमायूं ने जिम्मेवारी दिया बैरम खां को, तुम इसके संरक्षक हो। संरक्षक मतलब सुरक्षा की जिम्मेवारी तुम्हारी है। अब बताइए, यहाँ एक छोटा सा बच्चा राजगद्दी पर बैठा हुआ है, और एक ताकतवर सा सेनापति उसके साथ खड़ा हुआ है या चल रहा है। किसकी हिम्मत है क्या कर देने की? सब महाराज करते घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे? सभी घूमेंगे ना, जी महाराज। सर झुकाएंगे कि नहीं झुकाएंगे? बिल्कुल झुकाएंगे, क्योंकि डर उसको छोटे बच्चे से नहीं लग रहा है, डर जो साइड में सेनापति खड़ा है ना, उससे लग रहा है कि ये बैरम खां है। तो उसका संरक्षक कौन था? बैरम खां था। अब संरक्षक के उदाहरण आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो भी अनाड़ी मूवी देखे होंगे, अनाड़ी कोई मूवी देखा है तो जानते भी होंगे। अनाड़ी मूवी में एक रहती है लड़की, उसमें रहती है जिसका नाम रहता है राजनंदिनी। राजनंदिनी का जो संरक्षक नियुक्त किया जाता है राजनंदिनी के भाई द्वारा, जो उसका नाम रहता है राजनंदिनी के भाई, राजा साहब के ऐसे ही कुछ नाम रहता है उसका भाई का, राजनंदिनी के भाई का नाम रहता है राजा साहब। तो वो एक रामा नाम के लड़के को नियुक्त करते हैं, किसका संरक्षक? राजनंदिनी का संरक्षक नियुक्त करता है, क्योंकि जो रामा था वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था। तो बहुत ज़्यादा ताकतवर था, इसीलिए राजनंदिनी का संरक्षक किसको नियुक्त किया गया था? रामा को। ठीक वैसे ही ये अनाड़ी मूवी की बात कर रहे हैं। मूवी देखेंगे तो अच्छा है, नहीं देखेंगे तो भी अच्छा है, ये मत जाकर यूट्यूब पर सर्च करके देखने लगिए। तो यही मूवी है। तो मूवी में उसको, रामा को, उस लड़की का संरक्षक नियुक्त किया जाता है कि तुम्हें इसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी देखनी है, कोई भी इसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक बार राजनंदिनी को बुखार लग गया था, पीट दिया उसका भाई, राजनंदिनी का भाई जो राजा साहब थे, पीट दिया रामा को। कैसे इसको बुखार लग गया? तुमको संरक्षक बनाया है ना, बुखार कैसे लग गया इसको? तो वही यहाँ पर भी था, अकबर को संरक्षक किसको बनाया गया था? बैरम खां को। तो जब ये लोग युद्ध जीते तो सबको कहाँ, अकबर सबको सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर दिल्ली में आया। और दिल्ली में आने के बाद हुमायूं ने कहा कि अब इसको फिर से सूबेदार बनाया जाए। गजनी से एक बड़ा सा क्षेत्र, गजनी
थोड़ा छोटा क्षेत्र था, तो अब कहा कि इसको थोड़ा सा बड़ा क्षेत्र दिया जाए। अब तो 12.5 साल लगभग उम्र हो गई थी, 12 साढ़े 12 साल, तो अब पंजाब दिया गया, पंजाब। और यहाँ पर भी इसको बैरम खां को ही इसका संरक्षक हमेशा के लिए ये हुमायूं ने बैरम खां को समझा दिया, देखो हम अगर कभी हमारे अचानक मृत्यु भी हो जाती है युद्ध में, या जैसे भी मृत्यु भी हो जाती है, तो तुम ही इसके संरक्षक हो, हमेशा इसकी देखभाल तुम्हें ही करनी है। तो बैरम खान ने कहा बहुत बढ़िया है, हम उसके संरक्षक करेंगे, मतलब संरक्षक रहेंगे, हम उसकी सुरक्षा करेंगे। तो यहाँ पर पंजाब का सूबेदार अकबर को बना दिया गया, और अकबर पंजाब में यहाँ पर सूबेदार बन के शासन करने लगा, और बैरम खां इसका संरक्षक नियुक्त हुआ। अब क्या हुआ, हुमायूं का अब जीवन थोड़ा सा शांत घूम रहा है, क्योंकि देखिए उस समय युद्ध किया। पहले क्या हुआ, इसका भाइयों द्वारा, जो भाई थे उनमें साम्राज्य बंटवारा किया इसने, हुमायूं ने शासक बनते हैं। उसके बाद कई युद्ध लड़े, फिर युद्ध हारा, हारने के बाद इसका निर्वासित जीवन हुआ, बाहर इधर उधर भटकना पड़ा, भागना पड़ा। फिर शादी हुआ, तो ये फिर सेना इकट्ठा किया, फिर लड़ाई किया, फिर आया यहाँ पर। आने के बाद अब ये थोड़ा सा शांत हो गया, और इसका ये शांत होकर अब पुस्तकों का अध्ययन करने लगा। इसकी एक लाइब्रेरी थी जिसका नाम था दीन पनाह लाइब्रेरी, ध्यान रखिएगा, लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय, पुस्तकालय, पुस्तकालय थी दीन पनाह, दीन पनाह, याद रखिएगा, दीन पनाह लाइब्रेरी थी। वहीं पर अपनी पुस्तकों का अध्ययन किया करता था, पढ़ता था पुस्तकें, क्योंकि आपको पता है ना, पैसा कमाने के 1000 तरीके हैं, पैसा कमाने के 1000 तरीके हैं, लेकिन इज्जत कमाने का मात्र एक ही तरीका है। क्या? इज्जत और सम्मान मिले एक ही तरीका, वो है शिक्षा। जब आपके पास शिक्षा रहता है ना, तो आपको सभी लोग सम्मान देते हैं। यहाँ पर भी ये युद्ध जीता है, सब कुछ किया, लेकिन सम्मान वैसा मिल पाएगा? शिक्षित व्यक्ति को ही हम ऐसा सम्मान दिया। देखिए हमारे देश में अब्दुल कलाम को सम्मान क्यों दिया जाता है? शिक्षा के कारण। भीमराव अम्बेडकर को सम्मान क्यों दिया जाता है? शिक्षा के कारण। स्वामी विवेकानंद को सम्मान क्यों दिया जाता है? शिक्षा के कारण। महात्मा गांधी को सम्मान क्यों दिया जाता है? शिक्षा के कारण, क्योंकि वो बहुत बढ़िया वकील थे, और वकील होने के कारण ही वो बाकी दक्षिण अफ्रीका सारे जगहों पर घूम कर आए, और भारत में भी अपने हक के लिए वो लड़ाई लड़े। तो जितने भी लोगों का सम्मान जब हम करते हैं ना, तो मैक्सिमम उसमें लोग देख लीजिएगा शिक्षा के कारण ही उनको सम्मान करते हैं। सबका सम्मान शिक्षा के कारण ही होता है, तो शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पुस्तकालय में अध्ययन कर रहे थे दीन पनाह लाइब्रेरी में, तब तक क्या हुआ, इसके अचानक पैर फिसल गया, और पैर फिसलने के बाद, क्योंकि बहुत सारी युद्ध लड़ चुका था, बहुत ज़्यादा थक चुका था, कई जगहों पर तो इसको मतलब कई बार घायल भी हो चुका था, तो पैर फिसलने के बाद गिरा नीचे। और नीचे जब गिरा तो कुछ समय तक सांसें चल रही थी इसकी। नीचे जब गिरा तो उसी समय इनका हालत ख़राब हो गया। सबको पता चल गया हुमायूं का हालत ख़राब है, लेकिन किसी को ज़्यादा बताया नहीं गया। यहाँ पर भेजा गया, कहाँ पर? पंजाब में बैरम खां था, उसको बुलवाया गया पंजाब से बैरम खां को। तब तक इनके काम निपट गया, हुमायूं निपट गया तब तक। बैरम खां जब पहुंचा तो हुमायूं तब तक निपट चुके थे। तो ये बात अब बैरम खां को झटका लगेगा ना, आपका राजा, आपका जो बड़ा शासक है वो, उसकी मृत्यु हो चुकी है, और जो छोटा है, ये बहुत छोटा है, अभी 13 साल का है, कोई भी पीट देगा इसको, और आप ही हैं जो सब कुछ है, संरक्षक आप ही हैं। कितना बड़ा रिस्क हो गया। तो बैरम खां ने कहा कि देखिए एकदम शांत रहने की जरूरत है, रोना धोना कुछ नहीं है। हमीदा बानो को भी समझाया, रोना धोना कुछ नहीं है, अगर रोया धोया गया तो सब इधर खतरनाक है, नीचे सब इंतजार में है कि कब हुमायूं की मृत्यु के आक्रमण कर दे। इधर हेमू एगो था, आदिल खां का प्रधानमंत्री, बहुत खतरनाक था, एको युद्ध नहीं हारा था, 21 गो युद्ध लड़ा था, 21 के 21 युद्ध जीता था ये हेमू। इसको पता था कि हेमू नीचे है, जैसे ही पता चलेगा सारा जगह, आगरा दिल्ली सब घेर लेगा ये। तो समझाया हमीदा बानो को इसने, क्योंकि इसकी पत्नी थी ना, समझाया कि रोइए मत, अभी राजा बन जाने दीजिए और शासन स्थापित हो जाने दीजिए बढ़िया से, अकबर को यहाँ पर आ जाने दीजिए। तब क्या हुआ, ये निकल गया यहाँ से, बैरम खां निकला और अकबर को वहाँ से लाने के लिए, क्योंकि अब कोई ऐसा थोड़े कि सूचना भेजवाया जाए और उधर से मंगाया जाए, नहीं, ये कहा हम ही जाएंगे। ये जब तक पंजाब पहुँचा तब तक हेमू का पता चल गया, क्योंकि लोगों को ऐसा थोड़े है मृत्यु हो जाएगा राजा का, पता कैसे नहीं चलेगा, रोना धोना चालू हो गया महल में, पता नहीं चलेगा। तो सभी को पता चल गया, तब तक हेमू को भी पता चल गया, क्योंकि आपको पता है कि हर राज्य, ये राज्य और ये राज्य है ना, तो ये अपना गुप्तचर इसमें छोड़े हुए होते हैं और ये गुप्तचर इसमें छोड़े हुए होते हैं, दोनों लोग अपने अपने गुप्तचर छोड़े हुए होते हैं। तब तो गुप्तचरों जो खबर मिल गया हेमू को खबर मिल गया कि लो ये तो काम खत्म हो गया, हेमू ने पूरा आगरा और दिल्ली ये सब घेर लिया, आ जाओ। अब पता चला हेमू को अकबर और बैरम खां दोनों इधर है, क्योंकि आ जाओ, तुम्हारा ये इंतजार में था, हेमू घेर लिया था बढ़िया से, आ जाओ तुम्हें ये पहले निपटा दें, उसके बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठेंगे।
आ जाओ, क्योंकि पता था हेमू को कि जाएंगे कहाँ, आएंगे नहीं तो यहीं ना आएंगे, बैरम खां और अकबर आ जाओ, दोनों को पहले निपटाते हैं, उसके बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठेंगे, क्योंकि यहाँ कोई राजा है ही नहीं तो मारोगे किसको। क्योंकि ये हेमू को पता था ना कि मान लो कि यहाँ पर हमने शासन स्थापित कर लिया, फिर आकर ये आक्रमण कर देंगे, इधर से दिक्कत हो जाएगा, क्या कि रुको पहले इनको निपटा देते हैं, रोग रोगी एक बार साफ कर देते हैं, उसके बाद राजा बनेंगे बढ़िया से। तब तक बैरम खां को, जब बैरम खां वहाँ पर पहुंचा पंजाब में, तो बैरम खां को पता चल गया कि लो ये तो आदिल ये हेमू ध्यान रखिएगा, हेमू नाम था इसका, हेमू ने घेर लिया है ये आगरा और दिल्ली दोनों घेर लिया है। तब वहीं पर बैरम खां ने, ध्यान रखिएगा, गुरदासपुर में जब वापस लौट रहे थे तब तक बैरम खां को पता चल गया, गुरदासपुर में ये अकबर का राज्याभिषेक करवाया गया, राज्याभिषेक, क्योंकि राज्याभिषेक जब से ना कीजिएगा पता क्या चलेगा कि आपका राजा कौन है। तो राज्याभिषेक किया गया अकबर का, और राज्याभिषेक ऐसे नहीं ना नीचे बैठा दीजिएगा, बैठो बैठो नीचे राज्याभिषेक कर देते, नहीं, उस समय परंपरा होती थी, राजा राजगद्दी पर बैठेगा तभी राज्याभिषेक होगा। तो राजगद्दी वहां से कहाँ पर मंगाया जाए बताइए, दिल्ली से उठवाया जाएगी, दिल्ली से जाओ राजगद्दी लेकर आओ, नहीं, ईंट का वहीं पर राजगद्दी बनाया गया एकदम बढ़िया से, और वहीं पर राज्याभिषेक करवा दिया गया अकबर का, अकबर को राजा घोषित कर दिया गया। लेकिन अकबर तो अभी 13 साल का था ना, अकबर कितना साल का था अभी, 13 साल का ही अकबर हुआ था अभी, इतना छोटा लड़का बताइए। लेकिन हाँ अकबर को ये था, अकबर को देखिए दो को झटका लगा, एक तो लगा झटका कि पिताजी की मृत्यु हो गई थी, 13 साल का एगो था, उसको पता चला कि पिताजी के, क्योंकि पिताजी को हीरो समझता था ये अकबर, हुमायूं को हीरो समझता था। क्यों हीरो समझता था, इसलिए समझता था कि इतनी लड़ाइयाँ करने के बाद, निर्वासित जीवन जीने के बाद फिर दोबारा दिल्ली पर शासन स्थापित हुआ है। अब बताइए एक बच्चा जो है अपने पिता को हीरो समझता है और इस हीरो की मृत्यु हो जाती है, हुमायूं की मृत्यु हो गई, साथ में मृत्यु होने के बाद पूरे राज्य को घेर लिया गया है हेमू द्वारा, वो भी इतना खतरनाक है कि 21 बार युद्ध लड़ा, 21 बार युद्ध जीता है। अब ये अकबर को भी हालत खराब, लेकिन अकबर को पता था बैरम का साथ में है, एक दूसरा हीरो मौजूद है, ये भी हीरो था ना, अकबर इसको भी मानता था कि हाँ ये कुछ है। तो बैरम खान और ये गुरदासपुर से ये लोग निकले, अब यहाँ पर राज्याभिषेक हो गया, निकले और ये कहाँ पर पहुंचे, यहाँ पर पानीपत के मैदान में, क्योंकि युद्ध लड़ना पड़ेगा पहले ना, जाएंगे दिल्ली पीट देगा, इधर मार देगा, काम खत्म, बिना युद्ध लड़े ही काम खत्म हो जाएगा। तो सेना वना मतलब इधर की जितनी भी सेनाएं थी, जितनी भी इनकी सेनाएं थी सबको लेकर निकले, और इनके पास सेनाएं कम थी, ये बात बैरम खां को पता था। तो ये पानीपत के मैदान में पहुंची, क्योंकि युद्ध लड़ने के लिए एक जगह चाहिए होता है, पानीपत के मैदान में पहुंची, क्योंकि वहीं से हरियाणा नजदीक है ना, तो पानीपत के मैदान में पहुंचे। और ये भी हेमू को भी पता चलेगा ये दोनों पानीपत के मैदान में आ गए हैं, तो हेमू ने कहा कि लो एकदम बहुत बढ़िया एकदम जगह मिल गया, एकदम समतल बढ़िया जगह मिल गया है, अब युद्ध होगा वहीं पर। हेमू भी पहुंचा अपनी सेना लेकर। बैरम खान ने एक प्लानिंग बनाया कि अगर हम सामने सामने हेमू से युद्ध लड़ेंगे तो नहीं जीत पाएंगे, बहुत खतरनाक है वो, इतना खतरनाक है, और सेनाएं भी उसकी बहुत ताकतवर है। तो इसने प्लानिंग किया कि मेन जो आपको पता है चेस जब खेलते हैं तो उसमें पता होता है कि राजा को मार देंगे ना तो काम खत्म हो जाएगा, कोई मंत्री बचा हो, घोड़ा बचा हो, या कोई भी बचा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, राजा खत्म गेम खत्म। यहाँ पर भी युद्ध में भी ऐसे ही होता है, राजा खत्म गेम खत्म। इसने क्या प्लानिंग बनाया, इसके पास तीरंदाज थे भी बहुत सारे थे, मतलब घोड़े पर भी युद्ध लड़ने वाले थे, और नॉर्मल भी सैनिक थे, तीरंदाज भी इसके पास थे, सब कुछ था इसके पास में। तो इसने कहा कि तीरंदाजों को छुपाया जाए। तो तीरंदाजों को इसने क्या किया, मान लो ये युद्ध का मैदान हो गया, युद्ध का मैदान, इधर से है हेमू और इधर से है बैरम खां थे। तो इधर से जब सेनाएं जा रही थी, इधर सेनाएं और इधर से भी सेनाएं, हेमू हाथी पर था, ध्यान रखिएगा, हेमू किस पर था, हाथी पर था, और हाथी में नीचे छुपा हुआ रहता था, और भाला से, और क्या करता था, भाला से मारा करता था, भाला और तलवार से नीचे मारता था, भाला से ही मैक्सिमम मारता था, क्योंकि हाथी इतनी ऊंची है, सैनिक इतने छोटे छोटे, तलवार से मारेगा पता चलेगा हाथी से नीचे गिर गए, हाथी से नीचे गिर गए तलवार से मारने में, तो वही भाला से नीचे मारता था, ठीक है। तो हेमू को एक बात पता थी, अगर हम ज्यादा उछले ऊपर ना तो इसके पास है तीरंदाज, मार देंगे, तीरे के बार में काम खत्म हो जाएगा। तो हेमू ज्यादा बाहरी ऊपर से नहीं निकलता था, ज्यादा बाहर नहीं निकलता था। लेकिन बैरम खान ने प्लानिंग क्या किया, शुरू में 3 से 4 घंटों तक कहा कि तीरंदाज एक भी तीर नहीं चलाएगा और सामने भी नहीं आएगा, तीरंदाज सामने नहीं आएगा, तीर ऐसे रहेगा कि सामने ऐसे तलवार, तीर पीछे रहेगा, तीर दिखना नहीं चाहिए, एक हाथ में से तीर दिखना नहीं चाहिए, और तीरंदाज भी नहीं दिखने चाहिए, ध्यान रखना।
3 से 4 घंटों तक कोई नहीं दिखना चाहिए। 3 से 4 घंटों तक भीषण युद्ध हुआ और इसके बहुत सारे सैनिक इसी कारण मारे गए थे, क्योंकि तीरंदाज तीर चला ही नहीं रहे थे। तो सैनिक बहुत सारे, तब तक हेमू को भरोसा हो गया कि लो ये तो तीरंदाजे नहीं है, इसमें हम तो झूठो मूठो को सोच रहे थे कि तीरंदाज है। इसको लगा ना कि जल्दबाजी में इधर से तीरंदाजों को छोड़ दिए हैं, इसको लगा ना कि इधर से आने में जल्दबाजी में तीरंदाज को छोड़ दिए हैं। अब ऊपर निकल कर, इधर से हाथी पर ऊपर निकल कर और भाला चलाने लगा। जैसे ही ऊपर निकला बैरम का सामने आया तो हेमू को लगा कि लो अब तो ये शिकार सामने आ गया है। बैरम का जब सामने आया तो बैरम खान ने इशारा किया था कि जब भी हम घोड़ा लेकर हेमू की तरफ बढ़े तो समझ लेना कि हेमू ऊपर निकला हुआ है और तीरंदाज एकदम तैयार रहेंगे, एकदम निशाना लेकर, और कुछ ही सेकंड में मारना है उसको। जैसे ही बैरम खान हेमू की तरफ बढ़ा तो हेमू को लगा कि लो शिकार सामने से चल कर आ रहा है। हेमू भी बढ़िया से एकदम निकला कि लो अब भाला से मारेंगे इसको। जैसे ही बढ़िया से निकला ना तो इधर से तीरंदाज तैयार थे और तीरंदाजों ने निशाना लेकर ऐसे ही चेहरा में मारा ना, एकदम सामने से एकदम तीर, जितने भी शरीर के हिस्से दिख रहे थे सारे हिस्से पर तीर एकदम लग गए। और ऐसे तीर लगने में धड़ाम से कहाँ, हाथी से नीचे, और उस हाथी पर जो झंडा लगा हुआ था, हेमू का, ये झंडा उसी समय बैरम खान ने उतरवा कर और ये अपना झंडा लगवा दिया। जब हेमू के सैनिकों ने ये देखा कि अरे ये तो झंडा उतर गया और इनका झंडा लग गया, पूरा उसके सैनिक में भगदड़ मच गया कि लो राजा की मृत्यु हो गई। और सारे सैनिक जो सेनापति बाकी जो भी थे वो सब भागने लगे और वहीं पर युद्ध समाप्त हो गया और सभी लोग भाग गए। नहीं तो अगर सामने सामने युद्ध लड़ते तो इतना मार मारता इन लोगों का नहीं, ये हेमू जिसकी कोई हद नहीं थी, समझ लीजिए। बस हेमू की एक छोटी सी गलती थी कि इसको लगा कि लोग तीरंदाज छोड़कर आ गए हैं, मतलब ये लोग तीरंदाज छोड़ दिए हैं। और मुख्य सेनापति यही था, हेमू ही मुख्य सेनापति था। तो अगर मुख्य सेनापति की ही मृत्यु हो जाए, ये राजा नहीं मुख्य सेनापति था, ये मुख्य सेनापति की जब मृत्यु हो जाए तो फिर पूरा भगदड़ मच गया। और भगदड़ मचने के बाद ये लोग, इनका हेमू की मृत्यु हो गया, सब सैनिक भाग गए इसके। और बैरम खां दोबारा ये लोग दोनों पहुंचे कहाँ पर, यहाँ पर दिल्ली में। और दिल्ली में पहुंचने के बाद यहाँ शासन स्थापित हुआ किसका, अकबर को। राजा तो पहले ही बन गया था, अकबर बन गया राजा। अब बैरम खां का संरक्षण काल चालू होता है। बैरम खां के नेतृत्व में अकबर ने बहुत सारे युद्ध जीता। बैरम खां का बहुत सम्मान करता था, कौन, अकबर। तो चलिए हम लोग इसके बाद अगले भाग में आगे पढ़ेंगे। अब इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें तो समझ में आ गया हो।